बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जैसा कि आपको प्लेट गर्डर के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारा स्टील स्ट्रक्चर्स के टॉपिक ख़त्म हो गए हैं और अब डायनामिक्स जो कि हमने आपके इस कोर्स में रखा हुआ है तो वो स्टार्ट करेंगे। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डायनामिक एनालिसिस एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। ठीक है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग मैंने क्यों रखा है बीच में, क्योंकि डायनामिक्स अकेला कुछ भी नहीं है, आपको अर्थक्वेक भी समझना पड़ेगा। देखिए, हमारा सिविल इंजीनियर्स का डायनामिक्स, बाकी इंजीनियरिंग पर्टिकुलरली अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देखें तो उसके डायनामिक्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, उनकी कार है तो वो मोशन में है, उनके गियर्स डायनामिक फोर्सेस के अंडर हैं, उनके टायर्स डायनामिक फोर्सेस के अंडर हैं, उनके एक्सल्स डायनामिक फोर्सेस के अंडर। सो हमारा जो डायनामिक्स है वो प्योरली उसका जो मेजर पोर्शन है वो अर्थक्वेक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है कि आपके बीच में विंड भी आ जाता है, आपके बीच में ब्लास्ट लोडिंग भी आ जाती है और इम्पैक्ट भी आ जाता है आपका, लेकिन जो मेजर पोर्शन है ना आपका तो वो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का है। तो हम डायनामिक्स के साथ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे। यूईटी में बीएस लेवल पे ही ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू डायनामिक्स एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, और पूरे सेमेस्टर में उनको पढ़ाया जाता है। आप लोगों का चूंकि ये तकरीबन तकरीबन 4 हफ्तों का इन्होंने रखा हुआ है कोर्स, क्वार्टर ऑफ अ सेमेस्टर, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे टॉपिक्स के आपकी एटलीस्ट बेस बन जाए, आपको कुछ नो हाउ हो जाए कि अच्छा डायनामिक्स है क्या चीज़ और किस तरीके से जो है तो डायनामिक फोर्सेस एक्ट करती हैं। जाहिर है कि मैं आपको तमाम कोर्स को पढ़ा नहीं सकता, तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना डीप जा सकूं और चला जाऊं ताकि आप लोग उसको डाइजेस्ट भी कर सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर भी कर सकें। ठीक है, कहते हैं वाई टू कैरी आउट डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस की क्या ज़रूरत है, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। Concepts discussed in courses related to structural engineering that you have studied till now is based on the basic assumption that either the load, जो कि मेनली ग्रेविटी था, is either already present or applied very slowly on the structures। ठीक है, आपने कहते हैं कि अभी तक स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर टू, आरसीडी में जो पढ़े हैं, सॉरी आप लोगों का तो पीआरसी है, इसी तरह मैकेनिक्स, कहते हैं जितने भी आपने एनालिसिस पढ़े तो वो इस एजम्पशन पे पढ़े कि या तो वो लोड, जैसे हम पॉइंट लोड यूडीएल यूवीएल लेते थे, तो कहते हैं वो या तो पहले से उस स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद होते थे, अप्लाइड होते थे, और या वो अप्लाई होते थे लेकिन बहुत स्लोली अप्लाई होते थे। ठीक है, जिस तरह हम लाइव लोड को लेते हैं, दिस assumption वर्क वेल मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, एज लॉन्ग एज नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। कहते हैं कि ये assumption तो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती है, बिल्कुल ठीक बैठती है, इसके आपके रिजल्ट्स बिल्कुल सही आते हैं जब तक कि आपके पास अप्लाइड फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जनरेट ना हो जाए। क्योंकि एक्सेलरेशन जनरेट होगी तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन जनरेट हो और मास आपका ऑलरेडी मौजूद है स्ट्रक्चर का, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज अ फोर्स, एक नई फोर्स जनरेट हो जाएगी। हाउएवर, in case of structures or systems subjected to dynamic loads due to rotating machines, अब देखें ये आपको केसेस बता रहे, ठीक है, कि वो स्ट्रक्चर्स या सिस्टम के जिन पे डायनामिक लोड अप्लाई होता है ड्यू टू व्हाट, रोटेटिंग मशीन्स। जैसे आपके पास फैक्ट्रीज में आपके पास रोटेटिंग मशीन्स होती हैं, या फैक्ट्रीज छोड़ें आप, अगर ये अपना ये क्या नाम है आपका, ये लॉस एंजलिस एब्रेशन मशीन जो है, ये अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रखें तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा फोर्सेस जनरेट करेगा। ठीक है, तो इस केस ये कोई कितनी छोटी मशीन है लेकिन रोटेटिंग है। ठीक है, इसी किस्म के आपके पास फैक्ट्री में जो मशीन्स होती हैं, जो आपके पास विंड लोड होता है, सडनली अप्लाइड ग्रेविटी लोड जो आपके पास होता है, ब्लास्ट, अर्थक्वेक्स, using the aforementioned assumption providing misleading results and may result in structures or system with poor performance that can sometimes fail। तो कहते हैं कि ये जो हमने आपके लोड्स आपको बताए हैं, कहते हैं ये अगर आप पिछली अजम्पशन पे, जो कि ऊपर पहले वाली बुलेट में आपने अजम्पशन पढ़ी है, अगर उसकी बेस पे हम इन लोड्स को एनालाइज करेंगे तो कहते हैं कि आपके पास मिसलीडिंग परफॉर्मेंस या रिजल्ट्स होंगे और आपके पास कहते हैं स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है। So this course is designed to provide you fundamental knowledge about how the dynamic forces influences the structural systems response। तो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि आपको जो मैंने स्टील स्ट्रक्चर्स का कोर्स उठाया था अख्तर नईम साहब के लेक्चर से, ठीक है, क्यों उठाया था वो भी मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था, और ये वाला लेक्चर है ये भी उन्हीं का लेक्चर मैंने उठाया है। क्यों उठाया, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ
कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। देखिए मैं बहुत आसानी के साथ इस लेक्चर को उठा के कॉपी पेस्ट कर सकता था पावर पॉइंट में और वहाँ पे इसको अपना लेक्चर बना के मैं आपको बोल सकता था। लेकिन ना मैंने पहले कभी इस तरह किया और ना मैं आइंदा इंशाल्लाह ऐसा करूँगा, क्योंकि एक्नॉलेज करना चाहिए जिसने जो चीज़ मेहनत की है उसको उसका ड्यू रिस्पेक्ट या देना चाहिए, जो उसका मतलब रिस्पॉन्स बनता है, जो उसका हक बनता है। तो मैं इंशाल्लाह ये पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये है आपके पास सोर्स ऑफ डायनेमिक एक्साइटेशन, फिगर वाइज आपको उन्होंने शो किए हुए हैं। ये देखें, ये ब्लास्ट, ठीक है, आपके पास ब्लास्ट हुआ और स्ट्रक्चर के ऊपर एकदम से एक इम्पल्स फोर्स आई, ठीक है, बहुत बड़ी फोर्स आई और फिर गायब हो गई। ये आपके पास इम्पैक्ट, ये देखें एक बहुत बड़ा मास आया और उसने स्ट्रक्चर को फिजिकली हिट किया। यहाँ पे देखें फिजिकली किसी चीज हिट नहीं किया, आपके पास हवा का एक बहुत बड़ा लोड आया, ठीक है। ये देखें वाइब्रेटिंग मशीन आपके पास, ठीक है। तो कहते हैं कि ये आपके पास डायनेमिक एक्साइटेशन के सोर्सेज हैं स्ट्रक्चर में। फर्दर ये ग्राउंड मोशन, ये देखें आपका स्ट्रक्चर स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है, और ज़मीन मूव हो गई। ज़मीन आपकी देखें यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब चूंकि इनर्शिया था, इनर्शिया की वजह से स्ट्रक्चर इधर ही रहना चाहेगा, ठीक है, ज़मीन इधर है, स्ट्रक्चर इधर है, इसके अंदर ड्रिफ्ट आएगा स्ट्रक्चर के अंदर। तो फिर जब स्ट्रक्चर इधर जा रहा होगा, जाहिर बात है उसकी स्टिफनेस भी है, तो वो ज़मीन वापस आ रही होगी, तो फिर उल्टा बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ग्राउंड मोशन है और फिर आपके पास विंड लोड है, जो कि आपके पास ब्लास्ट की तरह ही है, लेकिन ब्लास्ट में बहुत एक इम्पल्सिव फोर्स आती है और गायब हो जाती है। विंड आपके पास सडनली इंक्रीज होती है और बहुत तेज चली जाती है, ठीक है। सो द डिफरेंस इन ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन विंड एंड अर्थक्वेक, स्लाइड 16 पे कहते हैं, हम इसको डिस्कस भी करेंगे और आप इस चीज को समझें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो ये चीज है कि देखें नॉर्मली आपके पास विंड एक डायरेक्शन में होगी स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। ये देखें एक ही डायरेक्शन में, किसी जगह पे अगर हवा चल रही है तो वो एक ही डायरेक्शन में होगी, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये स्लाइड के परपेंडिकुलर। लेकिन जब अर्थक्वेक आपके पास आता है तो वो सिक्लिक होता है। ये देखें ये एरो दोनों डायरेक्शन में, यानी कि एक दफा अगर जमीन मीन से इस तरफ गई है तो दूसरी दफा इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास एक मेन डिफरेंस इसमें ये कि सिक्लिक होता है। चलिए इसको आगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। इज अर्थक्वेक ऑलवेज गवर्न डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर और विंड इज आल्सो इन सम केसेस, नहीं, ये ऐसा कभी भी नहीं है कि अर्थक्वेक ऑलवेज गवर्न, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं अगर बहुत आपको जनरल केस भी बताऊँ तो आपके पास जो टाइम पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टाइम पीरियड का क्या मतलब है कि जितना स्ट्रक्चर लंबा होता है ना, टॉल स्ट्रक्चर, उसका उतना ही टाइम पीरियड ज्यादा होता है और उतना ही उसके ऊपर अर्थक्वेक के इफेक्ट कम होते जाते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक में टॉल स्ट्रक्चर्स को इतना खतरा नहीं होता। ये अच्छा मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत जनरल करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप प्लीज इसको स्पेसिफिक ना करें, क्योंकि स्पेसिफिकली फिर आप जितना जाते जाएंगे तो फिर आपके पास होगा कि अच्छा कौन सी साइट है, उसके अंदर कौन सी सॉइल है, आपका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था, नियरेस्ट फॉल्ट कौन सा है, आपका अर्थक्वेक की डेप्थ कितनी थी, तो इसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ कि टाइम पीरियड एक ऐसा फैक्टर है कि जिसकी बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जितना आपके पास स्ट्रक्चर टॉल होगा उसके ऊपर अर्थक्वेक के इफेक्ट कम होते जाएंगे और विंड के इफेक्ट ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। दो वजूहत हैं, एक तो ये कि उसका अर्थक्वेक में उसका टाइम पीरियड जो है तो वो मैच नहीं करेगा और आपका वो स्ट्रक्चर जो है तो वो सेफ रहेगा अर्थक्वेक के दौरान। दूसरा ये है कि जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर टॉल होता जाता है वो इलास्टिक वो क्या कहते हैं उसको अपना ये उसकी स्टिफ की बजाय फ्लेक्सिबल होता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए फिर उसमें आप इस हद तक वो करते हैं डिजाइन में, इस हद तक उसमें स्टिफनेस रखते हैं कि ये ना हो कि इनिशियली वो उसकी इलास्टिक स्टिफनेस ही इतनी कम हो कि आपके वो बेंड हो जाए और अंदर जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो आपने रखी हुई अरेंजमेंट रखी हुई है, कमरे रखे हुए हैं, ऑफिस रखे हुए हैं, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आती जाए। तो डक्टिलिटी भी आपको एक हद तक चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं मेरे आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह आगे फिगर्स वगैरह मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से है इसमें। ये है आपके पास स्टैटिक वर्सेस डायनामिक फोर्स का कंपैरिजन। कहते हैं कि अ डायनामिक फोर्स इज वन विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, ठीक है, बहुत सिंपल सा फर्क है। F इज इक्वल टू एम ए, जहां पे ए आ गया तो आपके पास डायनामिक फोर्स हो गई, सही है। फॉर एग्जांपल चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो हो गई। वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू फोर्स, ठीक है। अ डायनामिक फोर्स ऑलवेज वेरीज विद टाइम, ये देखें ये आपके पास डायनामिक फोर्स है, ये जैसे जैसे आपका देखें टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका टाइम है,
तो वर्टिकल एक्सिस पे आपके देखें आपकी v बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपके पास कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो वो स्टैटिक फोर्स हो गई। सही है, ये बात आपके ध्यान रखें। एग्जांपल्स ऑफ डायनामिक फोर्सेस आर फोर्सेस कॉज्ड बाय रोटेटिंग मशीन, ये हम पढ़ चुके हैं। विंड फोर्सेस, साइज्मिक फोर्सेस, साइज्मिक और अर्थक्वेक दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। सडनली अप्लाइड ग्रेविटी लोड्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी पिछली स्लाइड पे। फर्दर उसको वो करता है स्टैटिक फोर्स को, ये देखें पीछे आपको याद है ना, ये देखें टाइम के साथ साथ कोई भी वेरिएशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, कोई वेरिएशन उसमें नहीं, ठीक है। तो आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 0, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसकी यही एग्जांपल है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप जब मोटरवे पे जा रहे होते हैं और आपने गाड़ी को 120 पे कर दिया, ठीक है, और वो गाड़ी 120 पे स्मूथली जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। आप कितना आराम से गाड़ी में बैठे होते हैं, ठीक है, बड़े मज़े से, काफ़ी डिस्टेंस। अगर कहीं पे आपने रोकना भी तो बहुत स्मूथली आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। और मैं आपको पिछली स्लाइड पे फिर से ले जाता हूँ। और जब आप जीटी रोड पे जा रहे होते हैं, ठीक है, मैं आपको पेशावर से इस्लामाबाद की एग्जांपल देता हूँ, तो कहीं पे आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई, फिर अचानक से आपने कम की, फिर ऐसा ज़्यादा हुए 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 फिर कम हुई। तो ये आपके पास देखें जगह जगह पे आपको, जैसे ही आप स्पीड कम करते हैं आपको एकदम से एक पुश आगे की तरफ होता है, ठीक है, तो वो फोर्स एक्चुअली जनरेट हो रही होती है। A static force usually does not vary with time. Static force static है, constant है। A force even if it varies with time, even कहते हैं अगर वो टाइम के साथ चेंज भी हो, but it's still considered static provided the variation with time is so slow that no acceleration is produced in the acting body। जिस तरह मैंने आपको मोटरवे की एग्जांपल दी कि आप अगर स्लो भी करते हो तो आप इतना स्लोली उसके ब्रेक्स को अप्लाई करते हो कि वो बहुत आराम से आपके पास 120 से 110, 110 से 100, 100 से 90, 90 से 80 और 80, और वहां से फिर आप ऊपर चले जाते हो, ठीक है। जबकि जीटी रोड पे क्या होता है, आप 100 पे पहुंचे फिर आपको आगे आगे 50 पे आना पड़ता है, रोड इतना खराब होता है, फिर आप 80 पे जाते हैं, फिर 40 पे आ जाते हैं। सो स्लोली अप्लाइड लोड ऑन अ स्पेसिमेन टेस्टेड इन अ यूटीएम। जिस तरह कहते हैं आप यूटीएम के अंदर, आपने ये कितनी प्यारी तरह एग्जांपल है कि आप जब स्टील का बार टेस्ट करते हैं या आप वहाँ पे कंक्रीट का सिलेंडर टेस्ट करते हैं, तो देखिए वहाँ पे तो फोर्स आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई हो रही होती है ना, चेंज हो रही होती है टाइम के साथ, लेकिन कहते हैं वो वेरिएशन इतनी स्लो होती है कि उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन जनरेट नहीं हो रही होती, ठीक है। A static force can be considered as special case of dynamic force, ठीक है, in which acceleration is equal to 0 या rate of change of velocity is 0। तो कहते हैं स्टैटिक फोर्स भी असल में डायनामिक फोर्स की एक खास किस्म है जिसमें आपके पास एक्सेलरेशन 0 होती है। ये आपके पास एक और फिगर आपको शो कर रहे हैं। अच्छा ये देखें, एच ए का मतलब है होम असाइनमेंट, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ट्रक ऑन ब्रिज एंड रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिज। अच्छा, ट्रक को उन्होंने लोड बोल दिया और ब्रिज को उन्होंने स्ट्रक्चर बोल दिया। When truck is number 1 standing and engine is off, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक स्टैटिक फोर्स है। दूसरा स्टैंडिंग एंड इंजन ऑन, तो आपने देखा ना गाड़ी का जब इंजन ऑन हो तो एक वाइब्रेशन सी होती है, ठीक है, जस्ट लाइक अ रोटेटिंग मशीन, तो इसमें एक वाइब्रेशन होगी। यहाँ पे ट्रक खड़ा है और सिर्फ इंजन ऑन है, ठीक है। 3 ट्रक इज मूविंग ऑन द ब्रिज विद अ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ से ट्रक एंटर हुआ और कांस्टेंट स्पीड के साथ इसके ऊपर मूव करके और यहाँ चला गया। 4 मूविंग ऑन द ब्रिज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले केस में कहते हैं आपके पास ये रोड बिल्कुल स्मूथ था, दूसरे में आपके पास रोड क्या हो गया, रफ है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रहने वालों को बड़े अच्छे तरीके से पता होता है कि रफ रोड क्या होता है। अच्छा, पांचवा मूविंग ऑन द ब्रिज विद वेरिएबल वेलोसिटी। तो देखें वेरिएबल वेलोसिटी का क्या मतलब कि आपके पास एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है, ठीक है, रफ रोड के ऊपर वेरिएबल वेलोसिटी, इधर तेज हो गया, इधर स्लो हो गया, इधर तेज हो गया। छठा मूविंग ऑन द ब्रिज, कंडीशन 3 कह रहे हैं, ठीक है। कंडीशन 3 में क्या है कि मूविंग ऑन द ब्रिज विद कांस्टेंट वेलोसिटी और परफेक्टली स्मूथ, ठीक है। तो कहते हैं आपके पास कंडीशन 3 है, लेकिन वहां पे आपके पास मिडल में एक स्पीड ब्रेकर आ गया, ठीक है। तो कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर से पहले वो स्लो होगा तो उस वजह से क्या फोर्स जनरेट होगी, स्पीड ब्रेकर के बाद जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या होगा। एंड नंबर 7 अ ट्रक विद a capacity of 100 tons crosses the bridges half a million times while carrying a load which is 60% of its capacity, ठीक है। तो कहते हैं कि एक ट्रक जो कि 100 टन का वजन ले सकता है, ठीक है,
वो इस ब्रिज के ऊपर 5 लाख मरतबा गुजरता है। तो ठीक है, वाइल कैरिंग अ लोड विच इज 60% ऑफ इट्स कैपेसिटी, और वो जो लोड उसके ऊपर है 100 टन, वो इस ब्रिज की 60% कैपेसिटी है। ठीक है, तो कहते हैं इन सारे केसेस में बताएं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ट्रक ऑन ब्रिज। सही हो गया? मेरा ख्याल आप लोगों को समझ आ गया कि आप लोगों ने घर में बैठ के क्या करना है। तो हर एक के ऊपर आप काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप उधर ट्रक और वो ही बैठ के बनाएं, आप अपने पेन से बिल्कुल सिंपल 2 एरोज नीचे बनाएं, ऊपर एक लाइन बनाएं, ऊपर इसको एज अ पॉइंट लोड शो करते हैं या 2 पॉइंट लोड शो करते हैं, और उसके इफेक्ट बताते जाएं कि पॉइंट ए में किस तरह का इफेक्ट होगा, पॉइंट बी में किस तरह होगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा जो आपने सबमिट करना होगा। इम्प्लीकेशंस ऑफ डायनामिक फोर्सेस, अब उनके क्या इफेक्ट्स हैं जो आपके पास डायनामिक फोर्सेस जनरेट होती हैं। डायनामिक फोर्सेस एक्सर्टेड बाय रोटेटिंग मशीन्स, तो ये आप लोग देख लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रोटेटिंग मशीन्स को भी कर सकें। ये चलें पढ़ लेते हैं। अ कॉमन सोर्स ऑफ डायनामिक फोर्सेस इज हार्मोनिक फोर्सेस। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, सिक्लिक मोशन जो आपके पास होता है जिसमें आपके पास इक्वल डिस्टेंस होता है प्लस और माइनस साइड पे, और वो कांस्टेंट होता है ड्यू टू अनबैलेंस इन अ रोटेटिंग मशीन। ठीक है, आपके पास कहते हैं टर्बाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, फैंस होते हैं, रोटेटिंग शैफ्ट्स होती हैं। तो कहते हैं कि उनमें अनबैलेंस की वजह से आपके पास हार्मोनिक फोर्सेस कॉमन सोर्स है। ठीक है, डायनामिक फोर्स का। अनबैलेंस्ड क्लॉथ इन अ रोटेटिंग ड्रम ऑफ वॉशिंग मशीन इज आल्सो एन हार्मोनिक फोर्स। एन नहीं है, आ है। ठीक है, कहते हैं आपके पास एक रोटेटिंग आप वॉशिंग मशीन में जब आपके पास वो घूम रहा हो, उसमें कहते हैं आपके पास जो क्लॉथ होता है वो भी कहता है कि हार्मोनिक फोर्स की एक एग्जांपल है। When the wheels of a car are not balanced, व्हील बैलेंसिंग का आपने सुना होगा अक्सर ने। ठीक है, कि जब कहते हैं आपके पास कार के व्हील बैलेंस नहीं होते तो हार्मोनिक फोर्सेस आर डेवलप इन द रोटेटिंग व्हील्स। तो कहते हैं आपके पास उस वक्त व्हील्स में क्या होता है, हार्मोनिक फोर्सेस जनरेट होती हैं। व्हील बैलेंसिंग किसे कहते हैं कि देखिए आप अगर ये गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है और बैलेंसिंग पर डिपेंड करता है। इस तरह होता है कि जब आप एक खास स्पीड पे पहुंच जाते हैं ना, जब आपकी रेजोनेंस मैच करते हैं तो फिर आपकी गाड़ी बिल्कुल वाइब्रेट करना शुरू कर देती है बहुत स्पीड में। ठीक है, और उससे कम अगर आप स्पीड कर दें तो भी वो वाइब्रेशन खत्म हो जाती है, और उससे ज्यादा कर दें तो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, if the rotational speed of the wheels is close to the natural frequency of the car suspension system in vertical direction, amplitude of vertical displacement in the car suspension system increases and violent shaking occur in car। ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कि उस खास स्पीड के ऊपर आपके पास बहुत ज्यादा शेकिंग होती है, तो आप उससे ऊपर चले जाएं तब भी कुछ नहीं होता, नीचे रहें तब भी कुछ नहीं होता, तो फिर आप जाके व्हील बैलेंसिंग करवाते हैं। अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ये वो लाइन है या ये वो पॉइंट है जिसके लिए मैंने आपको ये फुल स्लाइड समझाई है कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या है। ठीक है, respond harmonically till motion cease after the removal of force irrespective of the type of dynamic load। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए हम हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो 3D में आपका स्ट्रक्चर है, इवन आप 2D में ले जाएं ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम एक सिंपल स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं डायनेमिक स्टार्ट करने के लिए कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक पेंडुलम लिया, या पेंडुलम नहीं, एक बॉल लिया और उसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया, और वो बॉल या स्प्रिंग सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जो कि स्प्रिंग का वो है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन की डायरेक्शन है। ठीक है, उसको कहते हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये आपके पास ये देखिए नीचे क्या लिखा है, वेरिएशन ऑफ ब्लास्ट लोडिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स इफेक्ट। कहते हैं रैंडम डायनामिक फोर्सेस, जैसे कि आपके पास है ब्लास्ट लोडिंग। ठीक है, नंबर 1 है कुछ भी नहीं है, आपके पास एक आम घर है, दरख्त है, और अमन अमान है, 2001 से पहले जैसे पाकिस्तान में था। ठीक है, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही है। फिर 2 पे क्या हुआ, किसी तखरीबकार ने तखरीबकारी की और यहाँ पे बॉम्ब फिक्स किया, उसकी वजह से कहते हैं कि आपके पास ये देखें एक इतनी खतरनाक फोर्स जनरेट हुई, इतना बड़ा प्रेशर इस तरफ जनरेट हुआ। ठीक है, ये देखें आपको एरो शो कर रहा है। ठीक है, शॉक फ्रंट। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपके पास, तो ये देखें आपके पास इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में कंप्रेशन ना, इतना प्रेशर जनरेट हो गया। ठीक है, जब प्रेशर जनरेट हो गया तो यहाँ पे आपको पता है ना कि जहाँ पे ब्लास्ट होता है वहां पे वैक्यूम जनरेट हो जाता है। तो जब वैक्यूम जनरेट होता है तो फिर हवा का वापस एक दबाव आता है, बहुत बड़ा दबाव आता है, सारी बात है वैक्यूम को फिल करने के लिए।
तो फिर वो प्रेशर हटना शुरू होता है। देखें, एक इतना बड़ा प्रेशर उसके ऊपर एकदम से लग गया, फिर वो कम होना शुरू होता है और जीरो पे पहुंच जाता है। हालांकि इसने पॉजिटिव की तरफ जाना है, ठीक है, लेकिन ये जो जीरो पे होता है ना, कि जिस वक्त इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, ये आपके पास ये फेज है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव तो इसको कंप्रेशन को लिया था, नेगेटिव फेज फिर इसका एक और जनरेट होता है। तो देखें, इस पहले आपको इस डायरेक्शन में था, अब देखो उसके ऑपोजिट आपके पास प्रेशर जनरेट हो रहा है और फिर ये हशर हो गया, ठीक है। ये 5 को देख लें, इस वक्त इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है या प्रेशर नहीं है। 3 को देख लें, इस वक्त इसके ऊपर कोई प्रेशर और फोर्स नहीं, और 1 को देख लें, तो ये ब्लास्ट से पहले वाला केस है, सॉरी ये 1 वाला सिर्फ, और 5 वाला ब्लास्ट के बाद वाला, क्या हशर हो गया। और ये सिर्फ वो एक डायरेक्शन वाली प्रेशर के बाद का, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डायनामिक लोड्स एक्ट करते हैं। इंपल्सिव लोड आपके पास देखें, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें, टाइम है 0 सेकंड पे कुछ नहीं था, 20 सेकंड पे कुछ नहीं था, 30 सेकंड पे एकदम से स्टार्ट हुआ और 50 सेकंड पे देखें 800 न्यूटन तक फोर्स पहुंच गई और फिर वो नीचे चला गया, ठीक है, और 70 सेकंड के ऊपर खत्म हो गया। तो ये जो ड्यूरेशन है ना 30 से लेकर 70 तक, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ अप्लाइड लोड डेल्टा टी, ठीक हो गया। ये एक और असाइनमेंट है आपकी, होम असाइनमेंट, रैंडम डायनेमिक फोर्सेस इंपल्सिव लोडिंग। कहता है कि एस्टिमेट द एवरेज इंपैक्ट फोर्स बिटवीन एन एयरलाइनर ट्रेवलिंग एट 600 माइल्स पर आवर। एक आपके पास जहाज है जो कि 600 मील की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, और उसके साथ 1 पाउंड की बतख जो है तो वो टकराती है, हुज लेंथ इज 1 फीट, और बतख की लेंथ कितनी है 1 फीट। तो कहते हैं कि एवरेज इम्पैक्ट फोर्स क्या जनरेट होगा वो एस्टिमेट करें, ठीक है। और यहाँ उसने आपको बता भी दिया कि इम्पल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। तो एफ एवरेज इज इक्वल टू एम डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये देखिए, ये आपको फिगर भी शो कर दी है, ये एरोप्लेन आ रहा है और ये आपके पास बत्तख है। हाउ डू यू मेक अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर्स इन्वॉल्व। तो कहता है कि पूछना आपसे ये है, इस असाइनमेंट का मकसद है कि आप किस तरीके से इसको एक रीजनेबल एस्टिमेट बनाते हो। तो मैं जो आपको असाइनमेंट दूंगा ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये है आपके पास एक रैंडम डायनामिक फोर्स ऑफ अर्थक्वेक लोडिंग। अब देखें, आपने इम्पैक्ट देखा, ऊपर गया और नीचे आया और ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे देखें आपकी अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, छोटी वेव्स ऊपर नीचे, फिर बड़ी वेव्स, ये देखें ऊपर भी नीचे भी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर वो कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए कितनी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो अर्थक्वेक में मसला यही है कि ये सिक्लिक होता है, पॉजिटिव में भी जाता है नेगेटिव में भी जाता है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके पास हमेशा टाइम होगा, इस केस में आपके पास वर्टिकल एक्सिस में क्या है, एक्सेलरेशन है, कि आपकी जमीन जो है वो कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो ग्राउंड एक्सेलरेशन ए जी ड्यूरिंग अर्थक्वेक वर्सेस टाइम, ये देखें अर्थक्वेक ग्राउंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये अर्थक्वेक आपके पास होता है। मेरा ख्याल है मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझाया था उसमें, जब सैप में आपको पढ़ा रहा था और उसमें टाइम हिस्ट्री एनालिसिस जब मैं आपको समझा रहा था, तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ समझाई थी। कुबे अर्थक्वेक एंड अल सेंट्रो अर्थक्वेक और डिफरेंट अर्थक्वेक से टाइम हिस्ट्रीज मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। अर्थक्वेक को फर्दर इलेबोरेट करते हैं, कहते हैं अर्थक्वेक्स कॉज ग्राउंड शेकिंग। आपको पता है अर्थक्वेक ग्राउंड शेकिंग कॉज करते हैं, ठीक है। ग्राउंड शेकिंग इंड्यूसेस इनर्शियल लोड्स इन बिल्डिंग एलिमेंट्स। ग्राउंड शेकिंग की वजह से कहते हैं कि आपके पास अब ग्राउंड शेकिंग एक्सेलरेशन जनरेट होती है, एक्सेलरेशन की वजह से तमाम मासेस उसमें इनर्शियल फोर्स जनरेट होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर ग्राउंड शेकिंग और हैवियर बिल्डिंग एलिमेंट्स रिजल्ट इन ग्रेटर लोड्स। तो कहते हैं देखें आपके पास क्या फार्मूला है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो या तो कहते हैं दोनों में से अगर m बहुत ज्यादा है तभी आपके पास फोर्स ज्यादा है, इसीलिए कहते हैं हैवियर, ये देखें, ठीक है। या अगर कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर ग्राउंड शेकिंग की अगर ए बहुत ज्यादा है तब भी आपके पास फोर्स बहुत ज्यादा है। तो देखें आप एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि आपने एक अलमारी रखी हुई है डाटसन में, ठीक है, और डाटसन खड़ी है। अगर तो आपने आराम से इसको जो है तो वो किया, मूव करना शुरू करे, मनूवर करना शुरू किया डाटसन को, तो इस पर कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह करो कि आपने क्लच पकड़ लिया गियर में डाल के और एक्सेलरेटर को दबा रहे हैं
और एकदम से क्लच को छोड़ा तो क्या होगा, ये चीज जो है तो धड़ाम करके उसी टाइम गिरेगी। ठीक है, इस चीज का तो आपको पता है ना। तो क्या चीज होगी कि एकदम से आपकी जो एक्सेलरेशन थी वो इंक्रीज हुई, आपकी वजह से फोर्स बहुत ज्यादा इसके ऊपर लगी और ये ओवरटर्न हो गया। ठीक है, inertia force Fi, ये देखें, on model building assuming that most models weight is located at roof level। कहते हैं कि हमारी जो छत होती है ना उसमें हम वेट को अज्यूम करें, क्योंकि देखिए आप अगर पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें तो आपकी छत में इतनी बहुत कंक्रीटिंग होती है, सरिया होता है और छत के ऊपर ही आपके सारे लोड पड़े होते हैं, स्लैब की बात हो रही है, सही है। तो हम कहते हैं कि हम जितने भी हमारे पास फ्लोर्स होते हैं तो हमारे एक स्लैब के लेवल के ऊपर अज्यूम करते हैं कि आपका लेटरल लोड स्लैब लेवल के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, Depending upon magnitude of Fi, building can overturn in the direction of F1। तो कहते हैं कि आपके पास जितना अपने स्पीड से क्लच छोड़ा यहाँ पे उतनी ही स्पीड से ये गिर जाएगी आपके पास बिल्डिंग। ठीक है, तो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है आपको अंडरस्टैंड करवाने में। विंड लोडिंग, तो ये स्लाइड 16 याद है, वहां पे लिखा था कि स्लाइड 16 में हम इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। Dynamic actions are caused on buildings by both wind and earthquakes, but design for wind forces and for earthquake effects are distinctly different। ठीक है, जाहिर बात है आपके पास कहते हैं कि डायनामिक एक्शंस विंड और अर्थक्वेक्स दोनों की वजह से स्ट्रक्चर्स पर आते हैं, लेकिन दोनों के इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। द इंस्टीट्यूटिव फिलोसफी ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन यूजेस फोर्स एज द बेसिस विच इज कंसिस्टेंट इन विंड डिजाइन। कहते हैं कि विंड डिजाइन में आप फोर्स को लेते हो बेसिस, ठीक है, और बिल्डिंग इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑन इट्स एक्सपोज सरफेस एरिया, दिस इज फोर्स टाइप लोडिंग। देखें आपके पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक साइड से हवा एक्ट कर रही है, तो उसका जितना सरफेस एरिया होगा ना, मेरा ख्याल है ये चीज़ हमने उसमें भी डिस्कस की हुई है, ये स्टील स्ट्रक्चर्स के शुरू के लेक्चर में, यस मुझे याद आ गया। तो खैर मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे आप जितने ज़्यादा एक्सपोज सरफेस होगी उसके ऊपर उतना ही प्रेशर जनरेट होगा, तो कहते हैं ये फोर्स टाइप की लोडिंग है। ठीक है, जबकि अर्थक्वेक जो है वो डिस्प्लेसमेंट बेस्ड है। ठीक है, द बिल्डिंग इज सब्जेक्टेड टू रैंडम मोशन ऑफ द ग्राउंड एट इट्स बेस which induces inertia forces in the building that in turn cause stresses, and this is displacement type loading। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज्यादा इसमें फोर्स जनरेट होगी। ये देखें, ये है आपके पास विंड लोडिंग और ये है आपके पास अर्थक्वेक लोडिंग, कि बेसिकली आपकी ज़मीन मूव कर रही है, यहाँ पे ज़मीन मूव कर रही है दोनों डायरेक्शन में ड्यू टू एक्सेलरेशन, उसकी वजह से उसके ऊपर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट आ रही है, पहले ज़मीन में, ज़मीन की वजह से स्ट्रक्चर में डिस्प्लेसमेंट आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एक बाहर से फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है विंड लोडिंग एंड अर्थक्वेक ग्राउंड मोशन में। तो अच्छा, ये आप लोग प्लीज़ खुद ही देख लें, ये वही है, उस विंड को वो थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, कि मैं आपको बता चुका हूँ कि विंड एक डायरेक्शन में होती है और अर्थक्वेक आपका सिक्लिक होता है, दोनों डायरेक्शंस में होता है। ये अगेन आपके पास देखें, अर्थक्वेक आपके पास देखें जीरो से स्टार्ट हुआ, एक मीन के अगेंस्ट, एक जीरो के अगेंस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन देखें जीरो, उसके अगेंस्ट देखिए मूव कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये फिर जीरो हो जाएगा। जबकि विंड को देखें, ये एक नॉन जीरो मीन के ऊपर ऑसिलेट है, देखें कम ज्यादा हो रहा है, हो रहा है, प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लेकिन देखें ये जीरो से काफी दूर है, यानी आपकी जो टॉप फ्लोर है उस पर हमेशा कुछ ना कुछ विंड प्रेशर होता है। ठीक है, और फिर उससे ऊपर आप लेते हो कि अच्छा ये आपके पास प्रेशर चला गया, इसके लिए मैंने डिजाइन करना है। ठीक है, तो पिछली जो स्लाइड है ये जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखें स्मॉल ऑसिलेटिंग कंपोनेंट, सही है। तो कहते हैं व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक साइज्मिक वेव्स अराइज फ्रॉम सडन मूवमेंट्स इन अ रप्चर जोन। ये आपके पास फॉल्ट है, यहाँ पे कहते हैं मूवमेंट हुई आपके पास, तो कहते हैं कि ये वेव्स जनरेट हुई। ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट waves of different types and velocities travel different paths before reaching a building site and subjecting the local ground to various motions। ठीक है, कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की वेव्स जनरेट होती हैं, उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, ट्रेवल पाथ डिफरेंट होता है बिल्डिंग साइट पहुंचने से पहले। ठीक है, एंड सब्जेक्टिंग द लोकल ग्राउंड टू वेरियस मोशन। तो लोग जहाँ पे आपका इलाका है, मिसाल के तौर पर अर्थक्वेक आता है कहीं पे हिमालयास की पहाड़ों के नीचे,
और एबटाबाद तक पहुंचते पहुंचते कहते हैं कि वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर, जो एबटाबाद और हिमालयस तक है, और जो जिस तरह जितनी डेप्थ है अर्थक्वेक की, जितना मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का, इन सब पे डिपेंड करता है। और फिर जिस तरह की वेलोसिटी वेव्स वहां पे पहुंचते हैं वो डिफरेंट मोशंस जनरेट करती हैं। ठीक है, द ग्राउंड मूव्स रैपिडली बैक एंड फोर्थ इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, कहते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। हॉरिजॉन्टल देखिए आपके पास तीन डायरेक्शन है ना, हॉरिजॉन्टली दो हैं, एक्स और वाई में बोले तो वर्टिकली जेड है। तो कहते हैं तमाम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन प्राइमरीली मेनली किस में होते हैं, हॉरिजॉन्टली होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नियर फॉल्ट होता है, याद है हमने पढ़ा था PRC 2 में मेरा ख्याल है, जब हम पढ़ रहे थे नियर सोर्स वाला, आपको याद है? तो जहाँ पे जोन 4 है तो वहाँ पे आपके पास वर्टिकली भी मूवमेंट होती है। ठीक है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ये बड़ी प्यारी एक आपके पास एक्सप्लेनेशन है। चार फिगर्स हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, ये कंप्रेस और पूरा कंप्रेस, फिर स्ट्रेच और फिर पूरा स्ट्रेच, फिर कंप्रेस और फिर पूरा कंप्रेस, फिर स्ट्रेच और फिर पूरा स्ट्रेच। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनली, यानी लंबाई वाइज देखें, पहले एक स्ट्रेच हुई, फिर कंप्रेस हुई, स्ट्रेच कंप्रेस। तो कहते द बैक एंड फोर्थ मोशन प्रोड्यूस एज P waves travel along the surface can cause the ground to buckle and fracture। ठीक है, ये देखिए आपके पास फ्रैक्चर हो गया। कहता है कि ये तारें थी, जब कहता है इलोंगेट हुआ तो वो तारें बीच में टूट गई। अगली स्ट्रिप आपकी कंप्रेस थी, ये वाली इलोंगेट हो गई। इस तरह ये ट्रेवल करती है। ठीक है, जिस तरह आपके पास साउंड होता है ना, देखिए हम जब बोलते हैं तो ये किस तरह आवाज जाती है, ये जो हमारे मुंह के करीब हवा होती है ये कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, अगली वाली हवा जो होती है वो रिलैक्स होती है, तो ये कंप्रेस वाली हवा उसको रिलैक्स वाली को कंप्रेस करती है। इस तरह वो आगे जाती जाती है, रिलैक्सेशन और कंप्रेशन से ये हमारी जो है साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। ठीक है, ये लाइट से डिफरेंट होते हैं। तो आपकी जो P वेव्स हैं ये देखिए इसी तरह है, रिलैक्सेशन कंप्रेशन कंप्रेशन, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन कंप्रेशन कंप्रेशन। ठीक है, दूसरा है आपके पास S वेव्स या shear वेव्स, कॉज द ग्राउंड टू शेक अप एंड डाउन एंड साइड वेव्स। ये देखें shear वेव्स, वही देखें, वही वो काली वाली स्ट्रिप्स आपने शो की हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये देखें आपके पास, ये देखिए ग्राउंड किस तरीके का हो रहा है, आपके पास ऊपर नीचे शेयर जनरेट हो रहा है। ठीक है, आपके ग्राउंड में वर्टिकली। ठीक है, तो ये दो आपके पास कौन सी थी, प्राइमरी वेव्स या P वेव्स, एंड ये सेकेंडरी वेव्स या शेयर वेव्स। ठीक है, तीसरी है वन टाइप ऑफ सरफेस वेव मूव्स द ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड एंड कैन डैमेज द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा देखिए, ये वाले जो शेयर था ये ऊपर नीचे था, ये कहता है ये ऐसे साइड वाइज है। ये देखें इस तरह साइड वाइज, इस तरह ट्रेवल करता है। ठीक है, और ये है आपके पास another type of surface wave travels along earth's surface much like rolling ocean waves। ये देखिए इस तरह rolling ocean waves की तरह ट्रेवल करते हैं। ठीक है, the arrows show the movement of rock as the wave passes। आपके पास कहते हैं इस तरीके से होती है। तो ये आपके पास इसको नॉर्मली लव वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चार तरह की आपके पास, ये दो बॉडी वेव्स हैं और ये दो सरफेस वेव्स हैं, जो इन चार तरीके से आपके पास ट्रेवल करता है आपका अर्थक्वेक की जो फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ seismic waves आर जनरेटेड बाय द सडन मूवमेंट ऑन ए फॉल्ट। P वेव्स प्राइमरी वेव्स, S वेव्स सेकेंडरी वेव्स। अभी मैंने आपको समझाया। अ थर्ड टाइप ऑफ seismic waves जो कि सरफेस वेव्स हैं। ठीक है, ये दोनों कौन सी वेव्स थी, बॉडी वेव्स थी, जो कि जमीन के अंदर से ट्रेवल करती हैं। is generated by the interaction of P and S waves with the surface and internal layer of earth। ठीक है, सरफेस वेव आपके पास जनरेट होती हैं इंटरेक्शन ऑफ P एंड S वेव्स के साथ। ठीक है, विद द सरफेस एंड इंटरनल लेयर्स ऑफ अर्थ। तो देखें ये आपके पास टाइम है इन मिनट्स, ये आपके पास सोर्स है, ये इसने ट्रेवल करना शुरू किया। ये देखिए P वेव्स आपके पास कितनी जल्दी पहुंच गई, फॉर एग्जांपल 15 मिनट में पहुंच गई। ठीक है, जबकि आपके पास शेयर वेव्स सेकेंडरी वेव्स कितनी देर में पहुंची, ये आपके पास तकरीबन 27 मिनट में पहुंची, 12 मिनट का फर्क है। ठीक है, और ये आपके पास देखें, ये जो आपके पास सरफेस वेव्स हैं तकरीबन 1 घंटे बाद पहुंची है। सही है, तो ये इनके डिफरेंट ट्रैवलिंग स्पीड है, डिफरेंट ट्रैवल टाइम है कि किस जगह पे ये कितनी देर में पहुंचेगी। अच्छा, ये उस जगह पे पहुंचते पहुंचते इनको कितना टाइम, इनका इफेक्ट कितना रहेगा। तो देखें
ये जो आपके पास, अब मैं आपको वर्टिकल एक्सिस दिखाता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर इन माइल्स। अगर आपके पास एपिसेंटर से डिफरेंट 1000 मील है, यानी 1600 किलोमीटर है, ठीक है, तो आपके पास इतना डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल जो पामर अलास्का का अर्थक्वेक था, अगर आपके पास डिफरेंस तकरीबन 3000 मील है, जैसे कि कोलोराडो का अर्थक्वेक में था। अगर आपके पास है बोगोटा कोलंबिया, जहाँ पे 6000 मील का फर्क था, ठीक है, इतनी दूर तक आपके पास वेव्स जाती हैं। ये देखें, ये देखें, ठीक है, इतना बड़ा इफेक्ट था इसका। अच्छा जी, तो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखें, यहाँ पे ये आपके पास फॉल्ट था, यहाँ पे रप्चर हुआ, आपके पास बॉडी वेव्स ने जनरेट करना शुरू किया और आपके पास सरफेस वेव्स ने ट्रेवल करना शुरू किया। ये बॉडी वेव्स आपके पास ट्रेवल कर रही हैं, या आपके पास सरफेस वेव्स ट्रेवल कर रही हैं ऊपर से। और ये इज द स्ट्रक्चर। देखिए, चूंकि अर्थक्वेक है तो हर डायरेक्शन में फोर्स जाएगी ना, लेकिन हम उस डायरेक्शन को देखें जिस डायरेक्शन में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जाहिर बात है, इसके जितनी तरफ शहर आबाद होंगे हम सारी तरफ अतराफ को देखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम आपको एक साइड समझा रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर तक या इस साइड तक या इस इंफ्रास्ट्रक्चरल जोन तक आपके पास अर्थक्वेक का लोड पहुंचने के लिए ये जो साइट है आपकी, सॉरी, ये जो आपके पास स्ट्रेटा है, सब सरफेस स्ट्रेटा के, इसमें से आपकी वेव्स, कौन सी वेव्स गुजर सकती हैं, कितनी स्पीड से गुजर सकते हैं, फिर ये भी आ जाता है बीच में, ठीक है। जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। What happens to its structure? If the ground moves rapidly back and forth, then the foundations of the structure are forced to follow these movement. ठीक है, आपके पास कहता है ग्राउंड मूव कर रहा है रैपिडली बैक एंड फोर्थ, तो कहता है उसकी फाउंडेशन जो है वो भी कहता है कि वो भी फोर्स होगी, वो भी मूव करेगी उसके साथ। लेकिन कहता है आपकी कुछ स्टिफनेस है स्ट्रक्चर में, कुछ इनर्शिया है। तो ये देखें, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये आपके पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, और ये कहता है स्ट्रक्चर इधर पहुंच गई फाउंडेशन। तो कहता है उसके साथ साथ कहता है कि ये भी पहुंच गया, लेकिन कहता है कि ये ऊपर जो छत है ये अपना इनर्शिया रखना चाहती होगी। तो कहता है इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाएगी। कितनी डिफॉर्मेशन आ जाएगी? यू। फिर ये इधर तक पहुंच के अर्थक्वेक इधर तक मैक्सिमम है, ये आगे जाना चाहिए और ये अर्थक्वेक तब वापस आ जाएगा, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर हाउएवर वुड प्रेफर टू रिमेन वेयर इट इज बिकॉज ऑफ इट्स मास ऑफ इनर्शिया, ठीक है। द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स टू अर्थक्वेक शेकिंग अकर्स ओवर द टाइम ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। ये कहता है कुछ सेकंड्स का वो होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द सेवरल टाइप्स ऑफ seismic waves are combining to shake the structure in ways that are different in detail for each earthquake। कहता है कि हर अर्थक्वेक के लिए ये आपके पास डिफरेंट वेव्स होंगी, क्योंकि आपके पास मैंने आपको डिफरेंट वो बताए, फैक्टर्स बताए। सब सॉइल स्ट्रेटा आपके पास डिफरेंट होता है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, उसकी डेप्थ, उसका डिस्टेंस, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं इनके ऊपर। In addition, as result as a result of variations in fault slippage, differing rock through which the waves passes and यार ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी ऊपर ही। What happens to the structures? तो क्या होता है स्ट्रक्चर्स को? ये बड़ी प्यारी स्लाइड है, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। In comparison with rock, softer soils are particularly prone to substantial local amplification of the seismic wave। आपको याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप दो प्लेट्स लें, एक प्लेट में आपने केक रखा हो, दूसरी प्लेट में आपने उतनी ही केक जितनी ही आपने जली रखी हो, और आप दोनों हाथों को इक्वली मूव करें, तो अगर आपने एक स्ट्रॉबेरी रखी हुई है केक के ऊपर और आपने दूसरी स्ट्रॉबेरी रखी हुई है जेली के ऊपर, तो जो स्ट्रॉबेरी आपने केक के ऊपर रखी हुई है वो उतनी उससे मूव करेगी वेलोसिटी या स्पीड से, एक्सेलरेशन से, जितनी से आपका हाथ मूव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका जो केक है वो रिलेटिवली स्टिफ है, लेकिन जो जेली के ऊपर स्ट्रॉबेरी रखी है वो मे बी कि एक दो शेकिंग के बाद वो गिर जाए। तो यही आपके पास एग्जांपल है, जो आप केक है आप उसको रॉक समझ लें और जो आपकी जेली है उसको आप सॉइल समझ लें, ठीक है। तो कहता है कि आपका हाथ तो सेम मूव कर रहा था, लेकिन वो जेली के अंदर जो एम्पलीफिकेशन थी उसने कहता है कि उस अर्थक्वेक को इतना बढ़ा दिया कि उसका जो एम्पलीट्यूड था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ टू प्लेट विद वन कंटेनिंग स्टील ब्लॉक, अच्छा इन्होंने स्टील ब्लॉक बता दिया, एंड अदर जेली। तो अभी मैंने आपको ये चीज समझा दी है, ठीक है। नोट दैट द ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीफाइज विद डिक्रीज इन सॉइल स्टिफनेस, ठीक है। ये देखें, आपके पास कहते हैं एक अर्थक्वेक की वेव्स आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कहते हैं कि रॉक्स थी, बेड रॉक्स। तो वहां पे कहते हैं इसका रेस्पॉन्स देखिए कितना कम है, ये एम्पलीफिकेशन है ना वर्टिकल एक्सिस में, उसकी वैल्यू है, देखो कितनी कम है। यहां से कहते हैं कि आपके पास देखें ये दूसरा स्ट्रेटा शुरू किया, क्या? वेल कंसोलिडेटेड सेडिमेंट।
कहता है कि वेल कंसोलिडेटेड कॉम्पैक्ट है, लेकिन क्या है, सेडिमेंट है, रॉक नहीं है। ठीक है, तो आपके पास देखें एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, नजर आ रहा है ना आपको, इधर देखें एम्पलीट्यूड कितना था, इधर कितना था, लेकिन ऊपर आपके पास सेडिमेंट से, नीचे आपके पास अभी भी रॉक थी। यहाँ पे जब आप आए तो आपकी वो रॉक्स बस तकरीबन खत्म हो गई, सेडिमेंट्स मेन पोर्शन हो गया और उसके ऊपर पूरली कंसोलिडेटेड क्ले आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि आपका एम्पलीट्यूड और ज्यादा हो गया। इधर से आगे आपके पास कहते हैं रॉक्स खत्म है, नीचे ये है, ऊपर ये है, और उससे ऊपर क्या है, सैंड एंड मड है। सही है, तो यहाँ पे अब आप देखें कि आपका एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा हो गया, नजर आ रहा है। इस एम्पलीट्यूड को देखें और इस एम्पलीट्यूड को देखें, तो इसलिए कहते हैं कि ये वाले जो घर हैं, ये देखें, ये जो आपके पास कहाँ पे बने हुए हैं, इस रॉक के ऊपर डायरेक्टली बने हुए हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास जो अर्थक्वेक का इफेक्ट होगा तो वो क्या होगा, माइल्ड होगा, नजर आ रहे हैं। इससे आगे आप जब आएंगे, यहाँ पे जो घर बने हुए हैं, यहाँ पे आपके अर्थक्वेक का इफेक्ट मॉडरेट होगा, इससे आगे आपका अर्थक्वेक का इफेक्ट स्ट्रांग होगा, और यहाँ से आगे आपके अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या होगा, सीवियर होगा। वही जेली वाली एग्जांपल, अब आप समझ गए। चलें, गुड। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपके पल्ले पड़ती जाएं चीज़ें, ताकि आप लोगों को समझ आता जाए। वहाँ पे मैं टाइम को भी देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी फाइल ना हो जाए, 41 मिनट की ऑलरेडी हो गई है। मैं देखता हूँ कि कितनी स्लाइड्स रहती हैं। व्हाट हैपन्स टू द स्ट्रक्चर्स, मेरा ख्याल है ये सारा कंटिन्यू है। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द स्ट्रक्चर, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिए। इस स्लाइड से इंशाल्लाह अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी।